Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So today we are going to discuss very important, and this video will help you a lot in your examination. So we will be discussing basically I will be discussing the economics or the business economics, that is subject code 039 फॉर योर CUET 2022 सिलेबस। तो मैं इन सारे यूनिट्स को आपको पढ़ना कैसे है, इसका सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा कैसे। और इवन आई विल ऑल्सो ब्रिंग a course that will be totally free on my YouTube channel. So please subscribe this channel to get more videos regarding CUET 2020-22। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है सब्जेक्ट डोमेन है, जिसमें अगर आपने इकोनॉमिक्स को लिया है तो आपके पास मे बी 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यू हैव अ 10 क्वेश्चन चॉइस। तो सबसे पहला है आपका यूनिट 1, जिसको आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे बिकॉज दिस कैन बी अ गेम चेंजर। ओके, जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तो डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है। इसके अंदर आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, हमारा जो थ्योरी ऑफ डिमांड, देन ठीक है, देन स्टडी ऑफ मार्केट्स। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर इलास्टिसिटी, जो हमारी इलास्टिसिटी है होती है, प्राइस इलास्टिसिटी होती है। ओके, ये सारे चैप्टर आपके कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ये सारे चैप्टर बेसिकली आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं, विच इज़ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम लेवल, ओके, इन द मार्केट, सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये सारे आपके बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। तो इसमें आपको डेफिनेशन और इसके सब्जेक्ट मैटर्स। दूसरा हो गया हमारा सेंटर प्रॉब्लम। सेंटर प्रॉब्लम क्या क्या होता है, आपको क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कि सेंटर प्रॉब्लम होता है कि हमारी इकोनॉमी में स्केर्सिटी है, हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम हैं, उसकी वजह से हमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और ये इंडिया नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी ही इकोनॉमी में होती हैं। ठीक है, सो क्या है, एक तो है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस आपने सुना ही होगा। देन है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। देन है नेक्स्ट है दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं, हमारे रिसोर्सेज इतने स्कैर्स हैं, तो उसको बेसिकली उन रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन सा गुड प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, क्या हमें एक बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास दो है, एक ब्रेड है और एक है आपका पिस्टल। ठीक है, तो हमें क्या पिस्टल ज़्यादा बनानी चाहिए, हमें यहाँ ब्रेड ज़्यादा बनानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ सकती है रिसोर्सेज में। मतलब बेसिकली क्या आपको बेसिकली अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस। सिंस ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली क्या होता है, हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करता है। क्या हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या क्या हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करें और बेसिकली क्या करें, मशीनों को कम यूज़ करें। वहीं बात करें कैपिटल इंटेंसिव की, कि हम मशीनों को ज़्यादा यूज़ करें, लेबर को कम करें। तो लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर ज़्यादा होता है और कैपिटल जो हमारा होता है वो क्या होता है, कम होता है। वेरस इस केस में हमारा जो कैपिटल है विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल के इन द इकोनॉमी इज़ मोर देन द लेबर। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हम इंडिया की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ज़्यादा बेटर फिजिबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, क्या वो लेबर इंटेंसिव है, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो आप बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। ठीक है, इसलिए हमारे जो इंडिया में वहाँ पे जो रोबोट्स वगैरह, हम ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, लेकिन इंडिया जो हमारी कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, उसे ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करती बिकॉज इट मे लीड टू द मास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कई जगह आपने जापान में देखा होगा, होटल्स में वगैरह में बहुत जगह पे जो है क्या काम करते हैं, रोबोट्स काम करते हैं। लेकिन इंडिया में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सो वी शुड फॉलो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड वी आर फॉलोइंग द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। राइट, ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेंटर प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस,
किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्या हम एक बहुत ही रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करें, क्या हम बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करें। अगर सब कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, अमीर लोग पैसा निकालेंगे नहीं। अगर सब कुछ अमीरों के लिए प्रोड्यूस करोगे तो गरीब लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, हम कैसे बेसिकली जो अपने रिसोर्सेज है, हमारे जो फैक्टर जो रिवॉर्ड्स होते हैं बेसिकली, उसको कैसे हम क्या करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये भी हमारा एक चैलेंज है। नेक्स्ट है दैट इज़ यूनिट टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड बेसिकली। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 कमोडिटी केसेस। तो आपका बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है क्या। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्टेबल पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर क्या है, अपने जो है रिसोर्सेस है, अपना जो है बेसिकली वहाँ पे वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो वो एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। तो इसे हम दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, एक होता है एक सिंगल कमोडिटी से, एक होता है 2 कमोडिटी से। तो सिंगल कमोडिटी में 1 कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, वो तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी के उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी। तो डायग्राम से इसे ऐसे शो होगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी है मान लीजिए एक्स की, ठीक है, और ये उसका प्राइस है, ये प्राइस है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी हर समय डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और प्राइस हमारा जो है मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन, ये एक प्राइस है पर्टिकुलर, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अंडर द 1 कमोडिटी केस। नेक्स्ट है दैट इज अ 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी मान लीजिए कंज्यूमर 2 कमोडिटी खरीदता है, तब कब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तब वो कब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, इकोनॉमी ये मान के चलती है बेसिकली, या कार्डिनल या मार्शल थ्योरी ये मान के चलती है कि जब दो कमोडिटी के रेशियो, मतलब मान लीजिए एक एक्स कमोडिटी ली और उसका उसे कुछ प्राइस पे करना पड़ा, तो प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वो होगा, एक जो दूसरी कमोडिटी ले रहा है उसे वाई ले लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर पी वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि मनी की भी एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे हम एम यू एम से शो करते हैं। तो बेसिकली एम यू एक्स ओवर पी एक्स, ये रेशियो है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसके प्राइस का। वो जब इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मतलब वाई कमोडिटी का, इक्वल टू डिवाइड बाय पी वाई। ओके, इसका जो उसका जो प्राइस होगा बेसिकली रेशियो होगा कमोडिटी वाई का उसके जो मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का, और इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। तो ये जब तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट कमोडिटी केस एम यू एक्स एक ही कमोडिटी ले रहा है तो उसके जब प्राइस के बराबर हो जाएगा। जब वो 2 कमोडिटी खरीदेगा तो जब उसका हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, रेशियो ले लेंगे 2 कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का, जो कि इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दैट इज़ अ डिमांड। ठीक है, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड होता क्या है, ये आपकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, जब सम टोटल ऑफ डिमांड होता है ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल्स। हम इसमें एक पर्टिकुलर की नहीं पढ़ते, हम मार्केट में सबकी बेसिकली डिमांड को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट तो पूरे देश की होती है। यहाँ पे हम बेसिकली एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करते हैं, पर्टिकुलर कुछ एक पर्टिकुलर एक लिक्विड लिमिटेड एरिया की बात करते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड में एक पर्टिकुलर मार्केट की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज अ डेटरमिनेंट ऑफ डिमांड। जो डेटरमिनेंट ऑफ डिमांड होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपका हो गया प्राइस ऑफ द गुड, वेरी सिंपल, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड हो गया। फिर हमारा जो पॉपुलेशन प्रेशर है, देन वी हैव द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, देन वी हैव द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन वी हैव द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो आपके 7 to 8 आपके बेसिकली ये कई बुक्स में 9 भी हैं, तो वो आप इसके डेटरमिनेंट्स पढ़ के चाहिएगा। नेक्स्ट है दैट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बहुत सिंपल होता है, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है। मान लीजिए ये प्राइस 5 है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड 10 है। तो मान लीजिए अगर प्राइस 10 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी फॉल हो जाती है। कहने का मतलब है डिमांड शेड्यूल में हर समय आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, और प्राइस जब कम होता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है आपको डिमांड शेड्यूल में। देन है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपको ऑलरेडी पता है ऐसा होता है, दिस इज द डिमांड कर्व। ठीक है, दिस इज अ प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड शो होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हर समय डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी आ सकता है कि डिमांड कर्व क्यों डिमिनिश करता है, मतलब फॉल करता है, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब 3 रीज़न होते हैं इसके, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि ये क्यों डाउन, ये क्या कैसा इसका बेसिकली कर्व है, तो आप बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट देखिए कई बार क्या होता है, जो डिमांड कर्व होते हैं वो मूव करते हैं। अब मूव कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। दो तरीके से मूव कर सकते हैं, मैं दोनों डायग्राम बना लेता हूँ। एक बार जब ये डिमांड कर्व है, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी डिमांड है, तो आप इस पॉइंट पे हैं, तो मान लीजिए आप इस पॉइंट पे चले गए बी पे, ठीक है। फिर आपका मतलब ये प्राइस पे, तो आप ये खरीदने लग गए, इतनी क्वांटिटी खरीदने लग गए, लेट सपोज Q1 ले लेते हैं। फिर आप प्राइस इसका कम हुआ, तो प्राइस मान लीजिए P2 है ये, तो आप यहाँ पहुँच गए क्वांटिटी Q2 पे, तो मान लीजिए सी पॉइंट है। तो हो क्या रहा है, आप एक ही डिमांड कर्व पे कभी ऊपर जा सकते हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, ड्यू टू द प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, एक डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दूसरा है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसमें क्या होता है, प्राइस सेम रहता है। इसमें प्राइस देखो ऊपर गया नीचे गया, इसमें प्राइस आपका सेम रहेगा, पूरा डिमांड का भी आगे चला जाएगा, मतलब डिमांड का भी ये आगे बढ़ गया, ठीक है, या डिमांड का पीछे चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो शिफ्ट इन द डिमांड का में क्या है, आपका डिमांड का भी आगे फॉरवर्ड हो जाता है या डिमांड का पीछे मूव हो जाता है। ओके, इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस चेंज होता है, और शिफ्ट में प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है जो हमें बताता है कि बेसिकली कितना डिमांड में आपका चेंज आया है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है, फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसके अब तीन मेथड होते हैं, एक होता है हमारा परसेंटेज मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड। मैं ये सारा कवर करा दूंगा आपको, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जितना आप खुद पढ़ पाएँ, ठीक है। अगर वीडियोस के सहारे रहेंगे तो आपका बहुत टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा, बाकी आपके जो डोमेन्स है, बाकी सब्जेक्ट है, वो भी कवर करने हैं। तो जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसे एक दो बार रीड करके आप साइड रख सकते हैं, और जो इसमें से आपको थोड़ी दिक्कत है उसे फटाफट आप क्या करिए, आप इसे क्या करिए, फटाफट अपनी बुक से पढ़ लीजिए और अपने एक छोटे से नोट्स बना लीजिए, अपने कीवर्ड्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कवर होता है यूनिट 2, और ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था। तो ये यूनिट आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, दिस विल बी अ गेम चेंजर, बिकॉज इसमें से जो क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से भी कोई खास क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट है नहीं। इसके फॉर्मुलेज ध्यान रखिएगा, फॉर्मुलेज पूछ लेगा, इसका मूवमेंट का ही पूछ लेगा, किसकी वजह से होता है, तो आप बोलेंगे प्राइस की वजह से होता है। शिफ्ट किसकी वजह से होता है, प्राइस के, ये आपका प्राइस की वजह से होता है, ये प्राइस की अदर देन प्राइस की वजह से होता है। इसका प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल, इट इज़ अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है, डिमांड का ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं कौन कौन से, जो डिटरमाइन करते हैं, प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, एनवायरमेंट चेंजेस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, फैशन चेंजेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे इकोनॉमिक्स आपको पूरे दिमाग में रटी होनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेगा, मैं इसका लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। मैं पूरा ही बना दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट दैट इज द नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। बहुत बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, इसमें सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेना, क्या क्या बेसिकली इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको पता है, मनी एंड बैंकिंग आपका पढ़ते हो, इसमें पूरा मनी बैंकिंग पढ़ते हो, नेशनल इनकम पढ़ते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो, गवर्नमेंट बजट पढ़ते हो। तो ये सब बेसिकली आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कि भैया मैं जो गवर्नमेंट बजट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर पूछ लेगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने चैप्टर देख लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर देख के एक बार चैप्टर देख के चले आना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी अपने चैप्टर देख के चले आना, कई बार ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चार तरह के आपको फ्लो होते हैं, ठीक है। आपका है एक फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सिंपल। फिर एक है विद सेविंग, विद फाइनेंशियल मार्केट, बेसिकली विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा है आपका, तीसरा है जो थर्ड सर्कुलर फ्लो है वो गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट आ जाती है। फोर्थ सर्कुलर फ्लो है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाती है बेसिकली। इसमें चारों सेक्टर होते हैं, इसमें तीन सेक्टर होते हैं, और इसमें एक जो होता है दो सेक्टर होता है। दो सेक्टर में बेसिकली दो हैं, एक है आपका विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विद आपका विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चारों जो सर्कुलर फ्लो हैं आपके, इसके आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पता होना चाहिए,
ठीक है, कि इसमें जो टोटल आपका इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाना चाहिए, इसमें आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जानी चाहिए। इसके भी बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, आपकी बुक में साफ साफ दिए होंगे, वो ज़रूर 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 पढ़ के जाइएगा। आपका सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्कुलर फ्लो में जहाँ गवर्नमेंट है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, आई एम बिट कन्फ्यूज, ठीक है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो आप एक बार बुक में जरा के देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको आपका इक्वल होती हैं। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ इसके मैं फिर से बता रहा हूँ, इनके आपको चारों बेसिकली आपके पॉइंट पढ़ के जाने हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ के जाने हैं। फिर जीडीपी, जीएनपी, इनके आपको बेसिकली क्या करने हैं, फॉर्मूले पढ़ने हैं। कि मान लीजिए जीडीपी एमपी है, मुझे जाना है एन डी एन एन पी एफ सी, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, सबसे पहले मैं जी से एन में जाऊँगा तो मैं माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। उसके बाद मैं डी से एन में जाऊँगा तो मैं प्लस एन एफ आई ए कर दूंगा। उसके बाद मैं एम पी से एफ सी में जाऊँगा तो माइनस एन आई टी कर दूंगा। ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है तो आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स कोई भी काट नहीं कर सकता, आपको आराम से मिलेंगे। ठीक है, बाकी मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। ये बेसिकली वो कॉस्ट होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कैसे मेजर करेंगे? तीन मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। जिसमें हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर का ऐड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट ऐड करते हैं, टर्शरी सेक्टर का ऐड कर देते हैं, फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं, उससे हमारा जीडीपी एमपी निकल के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या था हमारा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ था, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस था, प्लस मिक्स्ड इनकम था। ठीक है, उसे हम ऐड करके एनडीपीएफसी निकालते थे, फिर उसमें कुछ भी आप प्लस माइनस करके फिर एनएनपीएफसी निकाल सकते थे। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में टोटल प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस आपका जो है आपका नेट एक्सपोर्ट वो भी ऐड होता था। तो ये चार चीज़ें आप ऐड होके क्या निकलता था? आपका जीडीपी एमपी निकलता था। उसके बाद आप प्लस माइनस करके एनएनपीएफसी निकालते थे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको बिल्कुल टिप्स भी होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है आपको इसमें। दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि कैसे हमारी देश में इनकम और आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट सेट होती है। तो उसका जो पहला कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होता है? हमारे पूरे देश की डिमांड। जहाँ एग्रीगेट वर्ड जुड़ जाता है ना, उसका मतलब होता है पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, जिसे नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसके अंडर? आपका ओपन इकोनॉमी के अंडर। ठीक है, एक होता है फॉर्मूला क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ हम सी और आई को ही लेके चलते हैं, जिसे टू सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो केन्सियन थ्योरी में टू सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? ए एस इक्वल टू यू नेशनल इनकम के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो कर्व है वो 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और एग्रीगेट डिमांड का ऐसा होता है यहाँ पे स्टार्ट, इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग विद स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, और ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके कॉन्पोनेंट्स मैंने आपको बता दिया, इसके कॉन्पोनेंट्स बता दिए, एक बार पढ़ लेना। कंजप्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली इसके फॉर्मुलेस को थोड़ा सा पढ़ना है आपको। नेक्स्ट दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल। तो इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है आपका कंजप्शन फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है इनकम और कंजप्शन की। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा होता क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट आर दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? रिलेशनशिप होता है इनकम और सेविंग का। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग भी भैया कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजप्शन फंक्शन है, वो दो तरीके से हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एमपीसी, एक होता है एपीसी। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या हो सकता है? एमपीएस और एपीएस। आपको इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये हो गया डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, ये हो गया ये हो गया आपका सी ओवर वाई। ठीक है, ये हो गया सी ओवर, ऐसे ही है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, और ये आपका हो गया
S/Y, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो MPC की वैल्यू है वो आपकी 0 to 1 के बीच में होती है, MPS की वैल्यू भी हमारी 0 to 1 के बीच में होती है, MPC प्लस MPS की वैल्यू 1 होती है, APC प्लस APS की वैल्यू वो भी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, दैट इज अ मीनिंग ऑफ द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेस हमारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे बेसिकली जो पीपल है दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर। यहाँ टू सेक्टर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मतलब हमें सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ही लेकर चलना है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक हमारा है AD और AS अप्रोच, और दूसरा है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दो अप्रोच होती हैं। तो इसके अंडर क्या होना चाहिए, आपका एग्रीगेट डिमांड AD AS के बराबर होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। और दूसरी अप्रोच है आपकी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग किसके बराबर होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सॉरी, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ दो अप्रोच होती हैं, एक होती है AD इक्वल टू AS और एक होती है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों अप्रोच के आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे AD AS के बराबर होगा, यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दैट इज टू सेक्टर, मैंने ऑलरेडी बताया था, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बेसिकली C और I, मतलब हम गवर्नमेंट और वो जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं X- वो सब हम छोड़ देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट दैट इज कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज डिनोटेड बाय K इन द इकोनॉमिक्स, कैपिटल K से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। और K इक्वल टू 1/1 माइनस 1/MPS भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये आपके दो फॉर्मूले हैं, आपको जो ध्यान रखना है। एक तीसरा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज K इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा I, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये K स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो बहुत बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर एक्सेस डिमांड होता क्या है। एक्सेस डिमांड मतलब होता है कि देश में जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सिचुएशन कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी ये एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम के बराबर है, ये डिमांड है, और ये डिमांड किस पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब स्टेबल है, बढ़िया है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, कोई रीज़न की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, और जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, देखिए ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा नया अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। ये जो कब मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज अ न्यू एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड 1। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट अब देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो शिफ्ट हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हमारे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं। तो ये जो बड़ा हुआ हमारा जो ये कहते हैं डिमांड, इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे सब बढ़िया चल रहा था, सब मौज ले रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ये ऊपर चला गया, एग्रीगेट डिमांड हम 1 मान लेते हैं। तो अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम क्या और रिसोर्सेस लगा पाएँ, तो भैया डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अब रिसोर्सेस ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से बनाएंगे नई चीज़। तो इसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। तो ये जो बढ़ी हुई डिमांड है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। और एक्सेस डिमांड में आपको ध्यान रखना, हर समय क्या दिक्कत रहेगी, इन्फ्लेशन की दिक्कत रहेगी। यहाँ पे एक्सेस डिमांड में ऑब्वियसली बात है, डिमांड एक लेवल पे बढ़ जा रही है, रिसोर्सेस आपके सारे एम्प्लॉयड हैं, तो कहाँ से आप बनाओगे नई चीज़, तो उससे बड़े इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड उल्टा होता है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, मान लीजिए ये AS है, ये हमारा AD है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कोई रीज़न से डिमांड कम हो जाती है, अब नीचे चले गई मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो फुल एम्प्लॉयड है, तो अगर यहाँ पे हमारे कम होता है तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्या होगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे हम। अब जब यहाँ पे आ जाएंगे तो अब आगे तो हम आगे तो वैसे भी जा नहीं सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हम पीछे आ गए हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए हैं। अब इस पॉइंट पे दिक्कत क्या रहेगी आपकी, जब डेफिशिएंट डिमांड में क्या दिक्कत रहेगी,
लोगों की जॉब्स जाएंगी। जब भी डिमांड हमारी डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी इकोनॉमी में, एक डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हो जाएगी भारत देश में, किसी भी देश में, वहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको डिफ्लेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या रहेगी आपकी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉब्लम आ सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको एक्सेस डिमांड में देखने को मिलेगी या आपको डेफिशिएंट डिमांड में देखने को मिलेगी। तो आप बोलेंगे भैया आपको कहाँ देखने को मिलेगी, डेफिशिएंट डिमांड में देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका कि बेसिकली जो डिफ्लेशन है वो किस में होगी, वो भी होगी डेफिशिएंट डिमांड में। एक्सेस डिमांड में क्या होगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट है दैट इज, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। करेक्ट में आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब लोन्स प्रोवाइड करना लोगों को। तो जब एक्सेस डिमांड होगी, अब एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है हमने। एक्सेस डिमांड होगी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो क्या हम लोगों को लोन देंगे भैया, लोगों को लोन देंगे तो और डिमांड नहीं बढ़ा देंगे, वो तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम करेंगे। एक्सेस डिमांड का मतलब है हम पैसे को मार्केट से सक करेंगे, हम मार्केट से कम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम करेंगे। और वहीं बात करें अगर ये डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड है ही नहीं मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों के पास पैसा भिजवाएंगे ताकि लोग डिमांड करें, इसलिए हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है दैट इज अ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकार के खर्चे। तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो क्या सरकार करेगी, नहीं खर्चा करेगी। तो एक्सेस डिमांड में क्या होगी, सरकार खर्चा नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मार्केट में पैसा जाएगा, उसकी वजह से डिमांड और बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड बहुत लो है, तब डेफिनेटली क्या करेगी, सरकार स्पेंड करेगी। ठीक है, अब आ जाइए भैया फोर्थ यूनिट में पॉजिटिव मूड के साथ। बैंक मनी एंड बैंकिंग बहुत बहुत सिंपल है, मत छोड़ के जाइएगा। यूनिट 1 यूनिट 5 ये सब आपके नैया पार लगा देंगे। तो मनी का मीनिंग, इसके इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब पहले बार्टर सिस्टम था, फिर आया आपका मेटल कॉइन, फिर आया आपका पेपर कॉइन, फिर आया आपका प्लास्टिक मनी, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड कह सकते हो आप। डिजिटल मनी चल रहा है, रुपे, पेटीएम, गूगल पे, है ना। तो ये इसकी हिस्ट्री बता दी मैंने, ये है आपकी वैल्यूएशन बेसिकली। फंक्शन, दो तीन तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। प्राइमरी क्या आता है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। दो तीन और होते हैं, आप देख लेना एक बार, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहे। कंटिंजेंट में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना मैक्सिमेशन ऑफ यूटिलिटी होता है, और भी इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए कि 1935 में ये बॉर्न हुआ था, या कैसे कह सकते हैं, इसे लॉन्च किया गया था, तब ये प्राइवेट बैंक था, ध्यान रखना। इसे 1949 में सरकारी बना दिया गया, नेशनलाइज बना दिया गया। इसके कुछ फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इशू, बैंक ऑफ इशू, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। देन आप लिख सकते हो और भी है, इट इज़ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अ फिजिकल एजेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट्स ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो आपको ये, आई होप आपको क्लियर है ही। नेक्स्ट दैट इज अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे हो गया पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग इसकी डेफिनेशन कर लेना। फंक्शन कौन से हैं, सबसे पहले आपका क्या है, एक्सेप्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये लोगों से पैसा लेता है। कैसे लेता है भैया, सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, फिक्स्ड डिपॉजिट से, आरडी से। फिर ये लोन को एडवांस करता है, लोगों को लोन देता है। कैसे कैसे लोन देता है, कैश क्रेडिट देता है, फिर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है, और भी तरह के जो लोन्स होते हैं वो देता है। ठीक है, फिर और भी होते हैं इसके फंक्शंस होते हैं, एजेंसी फंक्शंस होते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। ये सारे आपको पढ़ के जाना है, एक बार रीड करके जाना है। नेक्स्ट दैट इज यूनिट 6 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसकी मीनिंग तो सबको करके आना है आपको, मीनिंग जरूर करना है। मीनिंग में क्या है आपका, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑफिशियल वर्ड गवर्नमेंट बजट नहीं होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जहाँ पे सरकार अपने रेवेन्यू दिखाती है, अपना एक्सपेंडिचर दिखाती है। और इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कॉम्पोनेंट्स बेसिकली आपके दो तरह के हैं, एक तो आपका रेवेन्यू अकाउंट में होता है, और एक आपका कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट होता है डे टू डे जो खर्चे होते हैं, सरकार रेवेन्यू अकाउंट में शो करती है। कैपिटल में जो होता है वो कैपिटल इन नेचर होता है, जो बैलेंस शीट की सरकार के फर्क पड़ता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पढ़ लेना है आपको। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल बेसिकली जो पेमेंट्स है वो आपको पढ़ के जानी है।
वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, फिर आपका है ध्यान रखना कि इनक्वालिटी रिड्यूस करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स। हम रिसिप्ट्स, जो रिसीट्स होती है सरकार की, वो कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू में बेसिकली क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लान सरकार की कई बार क्या होता है, सरकार खर्चा करती है प्लान तरीके से, उसे प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नॉन प्लान में क्या होता है, बेसिकली सरकार उसे प्लान नहीं करती है, सडनली कोई रीज़न आ जाता है, सरकार को खर्चा करना पड़ता है, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर डेवलपमेंट होता है, जब सरकार डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है। डेवलपमेंट मान लीजिए रोड्स बना रही है, स्कूल बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर रही है, तो वो डेवलपमेंट है। अब वहीं बात करें हम नॉन डेवलपमेंट की, नॉन डेवलपमेंट में बेसिकली क्या है कि आपका बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रही। जैसे अब ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस हो गई, तो ये सारे हमारे होते हैं नॉन डेवलपमेंट खर्चे जो होते हैं। नेक्स्ट दैट इज अ बैलेंस्ड बजट। ओके, बैलेंस्ड बजट वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड बजट में क्या होता है, हमारे जो रिसीप्ट्स हैं वो पेमेंट के बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ कह सकते हो आपके जितने भी हमारे बेसिकली रिसीप्ट्स है सरकार की, वो पेमेंट के बराबर हो जाएंगी। सरप्लस में क्या होता है, रिसीप्ट्स हमारी ज़्यादा हो जाती हैं पेमेंट से। डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके कितने टाइप होते हैं, एक फिजिकल डेफिसिट होता है, एक प्राइमरी डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाने हैं इसके टाइप्स, ठीक है। मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर डेफिसिट है हमारे देश में, तो उससे क्या पता लग रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि इकोनॉमी जो है इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी एफिशिएंटली रन नहीं कर रही है, सरकार ज़्यादा खर्चे कर रही है, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये सारे रीजन से आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने ऑलरेडी बता दिया, रेवेन्यू रिसीव्ड्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हो गया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। और प्राइमरी डेफिसिट हो गया आपका, प्राइमरी पीडी हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिर से इम्प्लीकेशन, अगर ये है तो क्या दिक्कत है, अगर ये है तो क्या दिक्कत है, अगर ये है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। इसे कैसे और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, एक बार आप बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज अ सेवंथ यूनिट, दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए। हमारे देश जितने भी ट्रांजैक्शन करता है बाहर की फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन पर्सनल्स के साथ, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लेक्सिबल। तो फिक्स्ड कौन सी होती है, फिक्स्ड मतलब जब फिक्स रहती है, मतलब $1 की वैल्यू 70 है, फिक्स रहेगी, है ना, चेंज नहीं होगी। फ्लेक्सिबल में क्या है, चेंज होती रहती है, आज 70 है कल 75 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, 65 हो जाएगी, हो सकता है 80 हो जाए, तो इट चेंजेस एवरी डे बेसिकली, ठीक है, आर टू आर। फिक्स में क्या होता है, ये है फिक्स के फायदे क्या है, इकोनॉमी इससे हमारी स्टेबल होगी, इस मेरिट्स इससे हमारी स्टेबल होगी, हमारी स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक रहेगा देश का, ठीक है। और इसमें हमारा जो है बेसिकली जो डोमेस्टिक हमारी जो मार्केट है उसे स्ट्रॉन्ग, उसे एक स्टिफ कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। वेरस इसके जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स आप इसके उल्टा हो जाएगा कि आपके लोगों के पास चॉइस नहीं होगी, बाहर के लोग ट्रेड नहीं करना चाहेंगे हमारी कंट्री के साथ, क्योंकि उन्हें करेंसी फिक्स मिलेगी, है ना, वो क्यों आएंगे हमारे देश में, राइट। फिर हम फ्लेक्सिबल जो कि हम फॉलो करते हैं, ध्यान रखिए हम फ्लेक्सिबल फॉलो करते हैं। तो फ्लेक्सिबल में क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले है हमें जो है हमें वैरायटी मिलती है मार्केट में देखने को। दूसरी बात है आपके पास क्वालिटी ऑफ गुड्स आते हैं। दूसरी बात इसके बात है आपको एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छा खासा उन्हें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मेन इसके फ़ायदे हैं कि आपके बाहर की कंपनीज़ इंडिया में आती हैं, तो इसलिए 1991 में जब हमने फ्लेक्सिबल को लिया था तो बहुत सारी कंपनीज़ हमारे इंडिया में आई थी, ओके। 1993 या 1994 में हमने अडॉप्ट कर लिया था फ्लेक्सिबल, तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा कितना इंडस्ट्रियल बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट है दैट इज अ डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। कैसे डिटरमाइन होता है, वेरी सिंपल, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे इक्वल हो जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कॉम्पोनेंट्स इसके दो तरह अंडर होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स आ जाते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ जाते हैं, आपके इनकम रिसिप्ट्स आ जाती हैं। वहीं बात करें हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या आता है, हमारा लोन्स आते हैं, पर बोरविंग्स आती हैं, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स आते हैं, है ना, ठीक है।
ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द रीसेंट एक्सचेंज इशूज़। अभी रीसेंट एक्सचेंज में क्या चल रहा है, देखो हमारी करेंसी वीक हो रही है ना, अभी रिसेंटली 77 में पहुंच गई, तो उसके रीजंस पढ़ लेना नेट पे, क्या रीजंस हैं, कैसे थोड़ा सा इसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये जो पॉइंट है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है, मैं आपको स्ट्रांगली स्ट्रांगली आपको कहूँगा कि भैया इसे एन की पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एन ही पढ़ लेना, लेकिन एन ज़रूर पढ़ लेना। बहुत पतली सी बुक है, आप एक दिन में पूरी पढ़ देंगे, 3-4 घंटे में पूरे सारे टॉपिक पढ़ देंगे आप, ठीक है। उसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लगता है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट एन बुक पढ़िएगा, ठीक है। लेटेस्ट आप ध्यान रखना, आप याद रखना जो लेटेस्ट एडिशन है वही पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। बाद में मत कहना कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, इसलिए लेटेस्ट एन पढ़ना, एन पे फोकस रखना, इस पार्ट पे मुझे लग रहा है एन से बाहर ये नहीं जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए बाकी अपनी जो बुक्स है वो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एन ज़रूर पढ़ लेना बेसिकली। तो यूनिट क्या है उसमें, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है कि 1947 से 90 तक हमने बेसिकली क्या क्या हमारे डेवलपमेंट हुए हैं हमारे देश में, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है 1991 पॉलिसी, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी पॉलिसी बोला जाता है, या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 भी बोला जाता है। तो ये लिबरलाइजेशन क्या थी, पर इसमें हमने लाइसेंस हटा दिए थे, कोटा सिस्टम हटा दिया था, प्राइवेट में हमने इंडस्ट्रीज, सरकारी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन में हम बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आ रही थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 5 ईयर्स प्लान एक बार रीड कर लीजिएगा, कब फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब था, और प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, ध्यान रखिएगा 1950 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, 1950 में। तो 1951 से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। अब क्या है, नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग बना दी गई है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया था, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब है मेन फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ द एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। अब ये है क्या क्या एग्रीकल्चर में बेसिकली आपको, ये आपको इस चैप्टर में सब कुछ मिल जाएगा। अब एक है आईपीआर, आईपीआर है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या करती रहती थी टाइम टू टाइम ना, मतलब इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लाती थी। तो एक पॉलिसी हमारी आईपीआर 1956, इसको आप गूगल पे कर लेंगे आराम से, इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोल एंड इंपॉर्टेंस। तो इसकी क्या रोल होती है, किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है, कितने टर्नओवर पे बोला जाता है, ये आप गूगल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मैं भी पढ़ा दूंगा। बाकी फोन आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेन ट्रेड, इसके फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ एनसीईआरटी को मत छोड़ के जाइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दैट इज़ 9th बेसिकली द यूनिट करंट चैलेंजेस। ये बेसिकली हमारे जो करंट चैलेंजेस हैं, जो गरीबी है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कैसे होगा, जो रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। प्लीज़ इसे एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, मेरे हिसाब से दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स लगी हैं क्लास 11th में, जो आईएससी है उनके पास क्लास 11th में पढ़ा होगा, 12th वाले तो इसी साल पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली यहाँ पे सीबीएसई वालों को काफ़ी एज मिलने वाला है, ठीक है। घबराइए मत, आईएससी वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा सा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दैट इज़ 10th है, दैट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा है नेबर्स के साथ, इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन के साथ, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, इंडिया चाइना के साथ, इंडिया चाइना के साथ कंपैरिजन जरूर पढ़ना है आपको, कि क्या क्या रीजन है, चाइना इतना आगे क्यों चला गया, इंडिया क्या है, सब रीजन बताए गए हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ इशूज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन इंडिकेटर्स, जिसमें आपका आ जाएगा एचडीआई इंडेक्स पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूएनडीपी छापती है, ठीक है। तो ये सब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई की रैंकिंग क्या है वो पढ़ के चले जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएगी। तो प्लीज़ मैं अब और फिर से बता रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग, ठीक है, ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। ये आपके इसके इसके ऊपर जो आएंगे, इसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बेस पे कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बेसिकली आपके कुछ पैराग्राफ टाइप या फिर आपके जो बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं सोन पूरा कवर कर दूंगा इकोनॉमिक्स डोमेन। एंड प्लीज़ टू शेयर दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।